वेलकम टू स्मार्ट एजुकेशन एक्स वाई जेड। आज हम बच्चों कक्षा 10 का हिंदी का मॉडल पेपर 7 है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज का जो पहला सवाल है वो है बच्चों, कछुआ धीरे धीरे चलता है, इस वाक्य में क्रिया विशेषण क्या है वो हमें बताना है। तो बच्चों यहाँ पर धीरे धीरे चलना क्या है, क्रिया विशेषण है, यानी कछुआ धीरे धीरे चलता है। इसके अंदर धीरे धीरे जो वर्ड है वो क्या हो जाएगा, एक क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसमें गुणवाचक विशेषण की उत्तम अवस्था है, यानी उत्तम अवस्था कौन सी है, गुणवाचक विशेषण की। तो बच्चों यहाँ पर जो महत्तम शब्द है उसके अंदर गुणवाचक विशेषण की उत्तम अवस्था दी गई है। किस शब्द में अवयवी भाव समास है, तो बच्चों यहाँ पर यथा संभव है, इसके अंदर हमारा अवयवी भाव समास पाया गया है। सकर्मक क्रियाओं में कार्य का फल पड़ता है, तो बच्चों किस पर पड़ता है, वो कर्म के ऊपर पड़ता है। मनीषियों से मिलने वाला ज्ञान किसका परिचायक है, तो बच्चों सभी का हो जाएगा, यानी हमारी उन्नति का, देश के विकास का और मानव कल्याण का, यानी जो ऑप्शन नंबर द है उपयुक्त सभी, यानी तीनों ही ऑप्शन क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। अगला है बाल गोविंद भक्त पाठ के लेखक कौन है, तो राम वृक्ष बेनीपुरी इसके लेखक हैं। अगला है लेखक और नवाब साहब का एक दूसरे के साथ व्यवहार कैसा था, तो बच्चों उनका जो व्यवहार था वो बेगानेपन का था, यानी जैसे वो एक दूसरे को नहीं जानते हो। वो लंगड़ा क्या जाएगा फौज में, इसमें लंगड़ा किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, तो बच्चों वो कैप्टन के लिए प्रयुक्त हुआ है। संगीतकार ने मुख्य गायक के किस रूप को याद दिलाया है, तो बचपन में जब वह नौसिखिया था, क्या था बच्चों, वो नौसिखिया था, यानी ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। आत्मकथा कविता में कंता शब्द से क्या तात्पर्य है, तो बच्चों वो हो जाएगा गूदड़ी। यह दंतुरित मुस्कान कविता में कवि ने किसकी मुस्कान का मनोहारी वर्णन किया है, तो बच्चों अगर हम क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें तो इसका ऑप्शन होगा छोटे बच्चों के लिए, यानी ये दंतुरित मुस्कान किसके लिए प्रयुक्त हुआ है, छोटे बच्चों के लिए प्रयुक्त हुआ है। तुलसीदास द्वारा रचित रामचरित मानस की भाषा कौन सी है, तो बच्चों वो अवधी भाषा के अंदर है। कौन सी भाषा के अंदर है बच्चों, वो अवधी भाषा के अंदर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, सांप से डरकर भोलानाथ ने क्या शरण ली, तो बच्चों हमें बताना है कि सांप से डरकर भोलेनाथ ने कहां पर शरण ली थी, तो माता के आंचल के अंदर शरण ली थी। लेखिका ने साना साना हाथ जोड़ी प्रार्थना किससे सीखी थी, तो बच्चों उन्होंने नेपाली युवती के द्वारा ये कविता सीखी थी। लेखक के किसके आधार पर अपना लेख लिखा, यानी लेखक ने किसके आधार पर अपना लेख लिखा, तो अपनी अनुभूति के आधार पर उसने अपना लेख लिखा। अगला है व्यंजन का स्वर से या स्वर से योग होने पर संधि कौन सी होती है, यानी अगर कोई व्यंजन है उसके अंदर या तो हम स्वर जोड़ें या व्यंजन के अंदर हम व्यंजन ही जोड़ें, तो ये किस प्रकार की संधि कहलाती है, तो बच्चों ये हमारी व्यंजन संधि कहलाती है। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, व्यंजन सही आंसर होगा। अगला है जो सर्वनाम शब्द वाक्य में परस्पर संबंध का बोध करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उनको संबंधवाचक सर्वनाम कहा जाता है, यानी संबंधवाचक सर्वनाम के नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा में भाषाओं के उपसर्ग ही प्रयुक्त होते हैं, तो कौन सी भाषा के भी होते हैं बच्चों, इसके अंदर जो विदेशी यानी दूसरे देशों की भाषा है उसके भी उपसर्ग को हिंदी के अंदर प्रयुक्त में लिया जाता है। जो संज्ञा शब्द प्राणियों व वस्तुओं के समूह का बोध कराते हैं उनको क्या कहा जाता है, तो बच्चों उसको समूहवाचक कहा जाता है। तो आंसर क्या होगा, समूहवाचक कहते हैं। अगला है बच्चों यहाँ पर हमें एक अपठित गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों यहाँ पर बोला गया है ये जो हमारा गद्यांश है ये क्या है, अपठित, यानी हमारी बुक के बाहर से कोई एक गद्यांश लिया गया है जिसको पढ़ना है। तो सभी धर्म एक ही ईश्वर तक पहुंचने के साधन हैं, अलग अलग रास्तों पर चलकर भी हम एक ही स्थान पर पहुंचते हैं, इसमें किसी को दुख नहीं होना चाहिए, हमें सभी धर्मों के प्रति समान भाव रखना चाहिए, दूसरे धर्मों के प्रति समभाव रखने में धर्म का व्यापक बनता है, हमारे धर्म के प्रति अंधता मिटती है, इससे हमारा प्रेम अधिक ज्ञानमय और पवित्र बनता है। यह बात लगभग असंभव है कि इस पृथ्वी पर कभी भी एक धर्म रहा होगा या हो सकेगा।
हमें ऐसे धर्म की आवश्यकता है जो विविध धर्मों में ऐसे तत्वों को खोजे जो विविध धर्मों के अनुयायियों के मध्य सहनशीलता की भावना भी विकसित कर सके। सत्य के अनेक रूप होते हैं। यह सिद्धांत हमें दूसरे धर्मों को भली प्रकार समझने में मदद करता है। 7 अंधों के उदाहरण में सभी अंधे हाथी का वर्णन अपने अपने ढंग से करते हैं। जिस अंधे के हाथी पर जो अंग हाथ में आया उसके अनुसार हाथी वैसा ही था। इस प्रकार से वे अपनी अपनी समझ से सही थे, इस पर दृष्टि से गलत थे। उन्हें पूरे हाथी की समझ न थी। जब तक अलग अलग धर्म मौजूद है तब तक उनकी पृथक पहचान के लिए बाहरी चिन्ह की आवश्यकता होती है, लेकिन यह चिन्ह जब आडंबर बन जाते हैं और अपने धर्म को दूसरे से अलग बताने का प्रयास करने लग जाते हैं तब त्यागने के योग्य हो जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर जो हमारा एक गद्यांश है किसके ऊपर दिया गया है बच्चों कि सभी धर्मों के प्रति क्या होना चाहिए, सम्मान होना चाहिए। चलो एक एक करके इसके जितने भी सवाल हैं उनको पढ़ लेते हैं। उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक है। तो बच्चों यहाँ पर हमें किसकी बात की गई है कि सभी धर्मों के प्रति समभाव और धर्म का क्या होना चाहिए, महत्व, यानी जितने भी धर्म है उनको एक समान ही माना जाना चाहिए। उपयुक्त यानी धर्म का क्षेत्र व्यापक कब बन जाता है, तो बच्चों समभाव की जब भी भावना रखते हैं तो उसका जो क्षेत्र होता है वो व्यापक बन जाता है। धर्म त्यागने योग्य कब बनता है, तो जब बच्चों धर्म में भेदभाव और धर्म चिन्ह आडंबर युक्त होने पर त्यागने योग्य बन जाते हैं। यानी जब धर्म में भेदभाव की भावना उत्पन्न हो जाती है लोगों के मध्य, साथ ही जो उनके धर्म चिन्ह है वो आडंबर युक्त बन जाते हैं तो उनको त्यागने योग्य हो जाते हैं। सभी धर्मों के प्रति समभाव नहीं रखने से क्या होता है, तो धर्मांधता की भावना समाप्त नहीं होती है। धर्मों के अनुयायियों के मध्य कैसी भावना होनी चाहिए, तो धर्मों के अनुयायियों के मध्य सहनशीलता की भावना होनी चाहिए, यानी उनको सहज होकर के उनकी बात माननी चाहिए। संकुचित शब्द का विपरीत अर्थ हमें बताना है, तो क्या हो जाएगा बच्चों, जो संकुचित है उसका विपरीत अर्थ यानी विलोम शब्द क्या होता है, विकसित होता है। अगला बच्चों यहाँ पर एक हमें पद्यांश दे रखा है जो भी हमारा अपठित है, यानी बुक के बाहर से एक पद्यांश लिया गया है जिसको पढ़ करके हमें नीचे दिए गए सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो इस समाधि में छिपी हुई है एक राख की डेरी, जलकर जिसने स्वतंत्रता की दिव्य आरती फेरी। यह समाधि यह लघु समाधि है झांसी की रानी की, अंतिम लीला स्थली यही है लक्ष्मी मर्दानी की। यहीं कहीं पर बिखर गई वह भग्न विजय माला सी, उसके फूल यहाँ संचित है यह है समृद्धि शाला सी। सहे वार पर वार अंत तक बड़ी वीर बाला सी, आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी। बढ़ जाता है मान वीर का रण में बलि होने से, मूल्यवती होती सोने की भस्म यथा सोने से। रानी से भी अधिक हमें अब यह समाधि है प्यारी, यहाँ नीत है स्वतंत्रता की आशा की चिंगारी। इसमें भी सुंदर समाधियाँ हम जग में है पाते, उसकी गाथा का निश्चित में शूद्र जंतु ही गाते। तो बच्चों यहाँ पर ये हमें महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के बारे में ये एक पद्यांश दिया गया है, साथ ही उसकी जो भी वीरता है उसके बारे में बताया गया है। साथ में ये हमें बताया गया है कि उसकी जो वो मर चुकी थी यानी वीर गति को प्राप्त हो चुकी थी तब उसकी जो समाधि है वो क्या है उससे भी ज़्यादा प्यारी है, यानी वो एक दूसरे को क्या करती है, एक दूसरे में जोड़ने का काम करती है। यानी उसकी समाधि को उससे भी ज़्यादा महत्व दिया गया है क्योंकि उसके अंदर किस किस की भावना है, स्वतंत्रता की और आशा की चिंगारी जगाने की भावना निहित है। और यहाँ पर लिखा हुआ है कि वीर का मान कब बढ़ जाता है, जब वो क्या हो जाता है, युद्ध के अंदर वीर गति को प्राप्त हो जाता है तो उसका मान और भी बढ़ जाता है। उपयुक्त पद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। तो अभी हमने पढ़ा है ये किसके बारे में बच्चों, झांसी की रानी की समाधि, या हम कह सकते हैं कि लक्ष्मीबाई की समाधि का महत्व। रानी की समाधि को किसका प्रतीक माना गया है, तो रानी की समाधि को एक तो स्वतंत्रता वीरता का प्रतीक माना गया है। वीरों का मान कब बढ़ जाता है, जब वो क्या हो जाते हैं, वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं। वीरों का मान सम्मान युद्ध में प्राणों की आहुति देने पर बढ़ जाता है। समाधि में किसकी राख की ढेरी छिपी हुई है और उसकी क्या विशेषता है, तो समाधि में लक्ष्मीबाई की राख छिपी हुई है। इसमें मर्दानी वीर बाला स्वतंत्रता की आशा किरण आदि लक्ष्मीबाई की विशेषताएं हैं। अगला है रानी से अधिक समाधि को प्रिय क्यों माना गया है, क्योंकि इसमें स्वतंत्रता की आशा की चिंगारियां विद्यमान है। अगला है रानी की समाधि से सुंदर तथा अन्य समाधियों के गुण कौन गाते हैं, तो रानी की समाधि से सुंदर अन्य
समाधियों के गुण रात्रि में क्षुद्र जीव जंतु क्या करते हैं, गाते हैं। तो बच्चों हमने जब पद्यांश पढ़ा था उसकी जो अंतिम लाइन थी वो यही थी कि रानी की समाधि से भी सुंदर अन्य समाधियों के गुण रात्रि में क्षुद्र जीव जंतु गाते हैं। अगला है निम्नलिखित लघुतरात्मक प्रश्नों के उत्तर 40 शब्दों में देने हैं। यानी अब हमें जो खंड ब है उसके अंदर जितने भी सवाल पूछे गए हैं सभी का आंसर हमें कम से कम 40 शब्दों में देना है और प्रत्येक प्रश्न हमारा 2 नंबर का होने वाला है। पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती है, इस कहानी यह भी पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो लेखिका के 1 दर्जन प्रारंभिक कहानियों के पात्र अजमेर के उसी मोहल्ले के रहे हैं जिनके बीच उसका बचपन और किशोरावस्था बीती थी। लेखिका को उनकी जीवन शैली, भाव भंगिमाएं, भाषा आदि याद रही। इससे स्पष्ट है कि पड़ोस संस्कृति मानव मन को प्रभावित करती है। कैप्टन चश्मे वाले को सामने खड़ा देखकर हालदार साहब अवाक क्यों रह गए थे? तो हालदार साहब ने नेताजी के प्रति सम्मान की भावना देखकर सोचा कि शायद कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है या आज़ाद हिंद फौज का सिपाही रहा होगा। लेकिन जब सामने कैप्टन के रूप में बूढ़ा, मरियल और लंगड़ा आदमी खड़ा देखा तो हालदार साहब अवाक रह गए थे। अगला है उत्साह शीर्षक कविता में निहित संदेश को स्पष्ट कीजिए। तो कवि उत्साह शीर्षक कविता से जोश, पौरुष और क्रांति का संदेश देना चाहते हैं, इसलिए वह बादलों का आह्वान कर उन्हें सारे आकाश में छा जाने और जोश भरी गड़गड़ाहट के साथ प्यासी धरती को प्यास बुझाने के लिए कहता है। फरसे को दिखाते हुए परशुराम ने लक्ष्मण से आवेगपूर्ण वाणी में क्या कहा था? तो फरसे को दिखाते हुए परशुराम ने लक्ष्मण से आवेगपूर्ण वाणी में कहा कि मेरे इस फरसे ने सहस बाहु की भुजाओं को ही नहीं काट डाला बल्कि यह शतराणियों के गर्भ में पल रहे बच्चे का भी नाश कर डालता है। अगला है मैं क्यों लिखता हूँ? प्रश्न सरल दिखाई देने पर भी कठिन क्यों है? लेखक के अनुसार मैं क्यों लिखता हूँ प्रश्न बड़ा सरल जान पड़ता है परंतु कठिन है, क्योंकि इसका उत्तर इतना संक्षिप्त नहीं है कि 1 या 2 वाक्यों में बांधकर सरलता से दिया जा सके। इस कारण यह है कि इस प्रश्न का सच्चा उत्तर लेखक के आंतरिक जीवन के स्तरों से संबंध रखता है। अगला है महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भरता है, ऐसा क्यों कहा गया है? माता का अंचल अध्याय के आधार पर स्पष्ट कीजिए या संक्षेप में विवरण कीजिए। तो महतारी यानी माँ बच्चे को खेल खेल में कहानियाँ सुनाकर बड़े ही प्यार से बच्चों का ध्यान खाने पर से हटा देती है और खेल में लगा देती है। इस बीच उनको बीच बीच में मुंह से फोड़ देती रहती है, जो कि माँ ही कर सकती है, आदमी नहीं, इसलिए ऐसा कहा गया है। अगला है बच्चों गुब्बारा निकालना, मुहावरे का अर्थ स्पष्ट कीजिए। यानी क्रोध निकाल, गुब्बारा निकालने का मतलब हो गया बच्चों क्रोध निकालना या क्रोध प्रकट करना। वाक्य में प्रयोग महंगाई के विरोध में जनता ने मुख्यमंत्री का पुतला फूंककर अपना गुब्बारा निकाल लिया। क्वेश्चन नंबर 12 है जो खंड स है, जिसके अंदर प्रत्येक प्रश्न 4 नंबर का पूछा गया है। यहाँ पर हमें एक पढ़ित गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है आषाढ़ की रिमझिम है, समूचा गाँव खेतों में उतर पड़ा, कहीं हल चल रहे हैं, कहीं रोपनी हो रही है धान के, पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे हैं, औरतें कलेवा लेकर मेड़ पर बैठी है, आसमान बादल से घिरा, धूप का नाम नहीं, ठंडी पुरवाई चल रही। ऐसे ही समय आपको कानों में एक स्वर तरंग झंकार सी कह रही, यह क्या है, यह कौन है, ये पूछना न पड़ेगा। बाल गोविंद भक्त समूचा शरीर कीचड़ में लितड़े अपने खेत में रोशनी कर रहे हैं, उनकी अंगुली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है, उनका कंठ एक एक शब्द को संगीत के जीने पर चढ़ाकर कुछ तो ऊपर स्वर की ओर भेज रहा है और कुछ को इस पृथ्वी की मिट्टी पर खड़ा लोगों के कानों की ओर। चलो बच्चों अब हम इसके जितने भी सवाल हैं उनको एक एक करके पढ़ लेते हैं और उनका आंसर जानने का प्रयास करते हैं। पहला है गद्यांश में कौन से मास का चित्रण किया गया है? तो बच्चों यहाँ पर आषाढ़ के मास का चित्रण किया गया है। समूचा गांव कब खेतों में उतर आता है? तो आषाढ़ की रिमझिम बरसात में समूचा गांव खेतों में उतर आता है। आषाढ़ की रिमझिम से बच्चे क्या प्रतिक्रिया करते हैं? तो बच्चे धान के खेत पानी भरे खेतों में उछल कूद अर्थात किलोल करते हैं। भगत जी खेत में रोपनी के साथ क्या कर रहे थे? तो भगत जी खेत में रोपनी के साथ साथ कंठ से एक एक शब्द को संगीत के जीने का
चढ़ाकर कुछ को ऊपर स्वर्ग की ओर भेज रहे हैं। अगला है बच्चों, यहाँ पर हमें अथवा के अंदर भी एक गद्यांश दिया गया है जिसको पढ़ करके हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर देने हैं। हम कनखियों से नवाब साहब की ओर देख रहे थे। नवाब साहब कुछ देर गाड़ी की खिड़की से बाहर देखकर स्थिति पर गौर करते रहे। ओ नवाब साहब ने सहसा हमें संबोधित किया। आदाब अर्ज जनाब, खीरे का शौक फरमाइए। नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। भांप लिया आप शराफत का गुमान बनाए रखने के लिए हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लथेड़ लेना चाहते हैं। जवाब दिया, शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। नवाब साहब कैसे स्थिति पर गौर फरमाते रहे? तो नवाब साहब डिब्बे की खिड़की से बाहर देखते हुए स्थिति का गौर फरमाते रहे। लेखक को नवाब साहब का सहसा संबोधन कैसा लगा? नवाब साहब का सहसा भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा। लेखक ने नवाब साहब की किस भावनाओं को भांप लिया? तो लेखक ने भांप लिया कि नवाब साहब हमें भी मामूली लोगों की हरकत में लपेटना चाहते हैं। शुक्रिया, किबला शौक फरमाइए। कमती में किबला का अर्थ क्या है? तो किबला का अर्थ होता है हृदय या वयस्क पुरुष या महोदय। अगला है बच्चों जिसके अंदर हमें कुछ प्रश्न पूछे गए हैं। अगला है हमारा एक गद्यांश की जगह पद्यांश है जिसको पढ़ करके हमें निम्न नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला सवाल यहाँ पर बच्चों बोला गया है, मन की मन ही मांझ रही, कहिए जाई कौन पे उच्छो, नाही परत कहीं अवधि आधार आस आवन सी, आवन की तन मन बिता सही। अब इन जोग सदे सनी सनी सुनी, बिरहिनी बिरह दही, चाहती हुती गुहारी जेतही ते उते ते धार बही, सूरदास अब धीरे दरही, क्यों मर्यादा न लदी। तो बच्चों इसके अंदर हमें निम्न प्रश्नों के उत्तर पढ़ करके हमें देने हैं। पहला है, मन की मन में बाँझ रही, गोपियों के मन में इच्छा क्यों रह गई? तो गोपियों की इच्छा मन की इच्छा उनके मन में इसलिए रह गई क्योंकि कृष्ण उन्हें छोड़कर मथुरा चले गए और लौटने के बजाय उद्धव द्वारा योग संदेश भेजा गया। अगला है, गोपियों की विरह व्यथा और अधिक बढ़ क्यों गई थी? तो कृष्ण द्वारा भेजे गए योग संदेश को सुनकर उनकी विरह व्यथा और बढ़ गई थी। गोपियां किस आशा पर विरह के कष्ट को सहन कर रही थी? तो गोपियां कृष्ण मिलन को अपने जीवन का आधार बनाए हुए थी और उनके लौटने की अवधि का एक एक दिन गिनते हुए वियोग की व्यथा सह रही थी। ना ही परतकई में गोपियां अपना व्यर्थ क्यों नहीं कर पा रही थी? तो गोपियां यह सोचकर व्याकुल थी कि उन अपनी विरह व्यर्थ किसे सुनाएं। उद्धव को सुनाने से कोई लाभ नहीं क्योंकि वे ज्ञान मार्गी होने के कारण उनकी व्यथा को समझने में असक्षम है। अगला बच्चों जो हमें एक और पद्यांश दे रखा है जिसको पढ़ करके हमें वापस नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बच्चों पहला है, किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी खाली करने वाले अपने को समझो, मेरा रस ले अपनी भरने वाले यह विडंबना, अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवचना औरों की दिखलाऊं मैं। कवि अपनी आत्मकथा लिखने से क्यों बच रहे हैं? तो बच्चों इसका आंसर होगा, कवि अपने मित्रों के सामने अपनी दुर्बलता एवं विवशता का व्यक्त करने के भय से आत्मकथा लिखने से बच रहे हैं। उन्हें डर है कि उनकी आत्मकथा को पढ़कर लोग उनके स्वभाव की हंसी उड़ाएंगे। कवि ने किस बात को विडंबना कहा और क्यों? तो कवि ने उनके स्वभाव की सरलता के कारण अपने आप को हंसी का पात्र बनवाने की विडंबना कहा है क्योंकि वह अपनी प्रसन्नता को लेकर खुश थे। अरि सरलते संबोधन का प्रयोग कवि ने किसके लिए किया है? तो अरि सरलते संबोधन कवि ने स्वयं के लिए किया है क्योंकि कवि का स्वभाव सरल है। इसी सरल स्वभाव के कारण कवि आत्मकथा लिखकर अपनी सरलता की हंसी नहीं उड़ाना चाहते। कवि अपनी आत्मकथा में किन बातों का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं? तो कवि अपनी आत्मकथा में स्वयं के सरल स्वभाव, स्वयं द्वारा की गई भूलों, दूसरों के छल कपट व अपने प्रेम के उज्जवल क्षणों को अभिव्यक्त करने के लिए साथ बांटना नहीं चाहते। अगला सवाल है, बिस्मिल्लाह खां का व्यक्तित्व बाह्य आडंबर और दिखावे से मुक्त था, समझाइए। साथ ही देखो, बिस्मिल्लाह खां का जन्म सादगी से परिपूर्ण था। उनके लिए उनका संगीत साधना ही सब कुछ थी। वे भारत रत्न मिलने के बाद भी फटी लुंगी में ही सबसे मिलने बाहर जाते थे। खुदा की इबादत हो या मुहर्रम का शौक, वे दिल की
दिल की गहराइयों से इसे करते थे। जब लोग उनके पसंद नापसंद पूछने तो बिना किसी राव छुपाव के मासूमियत से बता देते थे कि खाने में क्या पसंद है, कौन सी रसोइयाँ सबसे अधिक अच्छी लगती है। जब कोई फटे कपड़ों के लिए टोकता तो वे कहते हैं कि उनके लिए संगीत महत्वपूर्ण है, कपड़े नहीं। इन सबसे स्पष्ट है कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खां बाह्य आडंबरों और दिखावे से बहुत दूर थे। अगला है वास्तविक अर्थों में संस्कृत व्यक्ति किसे कहा जा सकता है, यानी हमें संस्कृत व्यक्ति की परिभाषा बतानी है। तो लेखक के अनुसार वास्तविक अर्थ में संस्कृत व्यक्ति उसे कहा जा सकता है जो अपनी बुद्धि और विवेक के बल पर किसी नई चीज की खोज करे और उसका दर्शन करे, अर्थात किसी नई चीज का आविष्कर्ता व्यक्ति की वास्तविक संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। उदाहरण के लिए न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत खोजा, अतः इसे संस्कृत व्यक्ति कहा जा सकता है। महात्मा बुद्ध का मानव कल्याणकारी दर्शन भी उन्हें उत्कृष्ट संस्कृत व्यक्ति की श्रेणी में रखा सकता है। यह खोज भौतिक और आध्यात्मिक दोनों ही क्षेत्रों में हो सकती है। अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 15, कवि के अनुसार फसल क्या है। अथवा का प्रश्न है संगीतकार मुख्य गायक का साथ देने के लिए क्या क्या करता है और क्यों करता है। तो बच्चों कवि के अनुसार फसल पानी, मिट्टी, सूरज की किरण, हवा की दर्पण और मानव परिश्रम के संतुलित संयोग से उपजती है। इसमें सभी नदियों के जल का जादू समाया हुआ है, सभी प्रकार की मिट्टियों के गुण धर्म निहित है, सूरज की धूप, हवा के झोंकों का प्रभाव समाया हुआ है। इन सबके योगदान के साथ ही किसानों और मजदूरों का भी परिश्रम जुड़ा हुआ है। इन सबके सम्मिलित योगदान का प्रतिफल फसल है। अगला है अथवा में संगीतकार मुख्य गायक की भारी आवाज का साथ अपनी कमजोर, सुंदर व कांपती आवाज से देता है ताकि मुख्य गायक की आवाज और प्रभाव उत्पन्न करे। जब गायक अपनी ही सरगम को लांघ कर अनहद में चला जाता है तब संगीतकार पीछे छूट गए सामान को समेटते हुए जैसा स्वर साधता है और अपने गुरु को वापस वर्तमान में खींच लाता है। स्वर लहरियों के सप्तक में मुख्य गायक का गला बैठने लगता है, उत्साह मंद पड़ जाता है तो संभालने के लिए भरोसा एक संगीतकार ही दे सकता है, गुरु की प्रसिद्धि में कोई कमी न आए। इस तरह संगीतकार मुख्य गायक का साथ हर कदम पर विश्वास के साथ देता है। अगला है सूर्यकांत निराला का व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में बताइए। साथ ही हम बदंत आनंद कौशल्यानंद के व्यक्तित्व और कर्तृत्व के बारे में लिखिए। तो निराला जी का जन्म पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में सन 1899 में हुआ। उनकी औपचारिक शिक्षा महिषादल में 9वीं तक हुई। उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया। वे संगीत और दर्शशास्त्र के प्रति गहरे अध्येता थे। रामकृष्ण परमहंस एवं विवेकानंद की विचारधारा ने उन पर विशेष प्रभाव डाला। उनका पारिवारिक जीवन दुखी संघर्षों से भरा था। उनका देहांत सन 1961 में ही हो गया। अनामिका, परिमल आदि इनके मुख्य ग्रंथ हैं। इन्होंने उपन्यास, कहानी, आलोचना, निबंध भी लिखे। वे विशेष सरोकारों के कवि हैं। दार्शनिकता, विद्रोह, क्रांति, प्रेम की तरलता और प्रकृति का विराट तथा उदात्त चित्र उनकी रचनाएं उपस्थित है। अथवा का प्रश्न था बदंत आनंद कौशल्यानंद का जन्म सन 1905 में पंजाब के अंबाला जिले के सोहाना गांव में हुआ था। बचपन का नाम हरदास था। हिंदी सेवक कौशल्यानंद बौद्ध भिक्षु थे। उन्होंने बौद्ध धर्म के प्रति प्रचार प्रसार के जीवन समर्पित कर दिया। इनकी पुस्तकें भिक्षु के पत्र, जो भूल न सका, हाँ ऐसी दरिद्रता, बहानेबाजी, यदि बाबा न होते, रेल का टिकट क्या, कहाँ क्या देखा आदि प्रमुख है। इन्होंने हिंदी साहित्य सम्मेलन प्रयाग और राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा के माध्यम से देश विदेश में हिंदी के प्रचार प्रसार का महत्वपूर्ण कार्य किया। सरल सहज बोलचाल की भाषा में लिखे उनके निबंध, संस्मरण, यात्रा और वृत्तांत काफ़ी चर्चित रहे। वे गांधी जी के साथ लंबे अरसे तक वर्धा में रहे। 1988 में उनका निधन हो गया। लोग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका को पूरे भारत की आत्मकथा एक सी क्यों दिखाई दी। अथवा का प्रश्न है माता का अंचल पाठ में भोलानाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चे के किस मनोवृत्ति को प्रकट करता है। यह उचित है, बताना है। तो लॉन्ग स्टॉक में घूमते हुए चक्र को देखकर लेखिका ने उसके बारे में पूछा तो पता चला कि यह धर्म चक्र है। इसे घुमाने पर सारे पाप धुल जाते हैं। इस बात को जानकर लेखिका को ध्यान आया कि धार्मिक आस्थाओं और अंधविश्वासों के बारे में सारे भारत को एक ऐसी मान्यता है। लोग पाप पुण्य की व्याख्या अपने अपने ढंग से करते हैं। इतनी वैज्ञानिक प्रगति होने पर भी लोगों के पापों से छुटकारा पाने के लिए किसी न किसी अंधविश्वास का सहारा लेते हैं। या लोगों की आस्थाएं, विश्वास, पाप पुण्य की अवधारणाएं और कल्पनाएं एक जैसी है। यही विश्वास पूरे भारत को एक सूत्र में बांध देता है। अगला है
माता का अंचल पाठ में भोलेनाथ द्वारा चूहे के बिल में पानी डालना बच्चों की पशु पक्षियों के प्रति शरारती प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो प्रकृति के लिए उचित नहीं है। यदि पशु पक्षी नहीं रहे तो पर्यावरण का संतुलन बिगड़ जाएगा। यह पशु पक्षियों से छेड़खानी करने पर वे हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। इसलिए बच्चों को विद्यालय स्तर पर पशु पक्षियों के संरक्षण का महत्व समझना चाहिए। बच्चों को पशु पक्षियों से दूर रहकर खेल खेलने की शिक्षा देनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है जिसके अंदर बच्चों हमें एक निबंध लिखना है 300 शब्दों में। तो हमारे पास 4 टॉपिक दिए गए हैं। मातृभाषा और उसका क्या महत्व है, इसके अंदर हमें प्रस्तावना, मातृभाषा का अर्थ और परिभाषा, रचनात्मक विकास में मातृभाषा का क्या योगदान है, मातृभाषा व राष्ट्रभाषा का क्या महत्व है, और अगला हो जाएगा उपसंहार। दूसरा है राजस्थान के मेले। प्रस्तावना, राजस्थान के प्रमुख मेले कौन कौन से हैं, मेलों की पौराणिक कथाएं क्या क्या है, मेलों का सांस्कृतिक और आर्थिक महत्व बताना है। उपसंहार, सड़क सुरक्षा, जीवन सुरक्षा। प्रस्तावना, यातायात सुरक्षा का महत्व, यातायात के प्रमुख साधन, यातायात सुरक्षा के नियम, और उपसंहार। अगला है बढ़ता पर्यावरण प्रदूषण एक समस्या। उप प्रस्तावना, पर्यावरण प्रदूषण की कौन कौन सी समस्या है, पर्यावरण प्रदूषण के कुप्रभाव, पर्यावरण प्रदूषण निवारण के उपाय, और उपसंहार। तो आज हम बच्चों मातृभाषा और उसका क्या महत्व है इसके ऊपर निबंध पढ़ेंगे। तो बच्चों पहला है हमारा यहाँ पर प्रस्तावना। हमें टोटल 5 पॉइंट है जिनके आधार पर इस निबंध को पूरा करना है। तो मानव एक सामाजिक प्राणी है। समाज में रहते हुए अपने विचारों का आदान प्रदान या अभिव्यक्ति जिन संकेतों के रूप में करता है वह भाषा कहलाती है। हमारे देश में अनेक भाषाएं एवं उपभाषाएं बोली जाती हैं। उनमें सबसे महत्वपूर्ण भाषा मातृभाषा ही होती है। मातृभाषा का अर्थ और परिभाषा। मातृभाषा का अर्थ है माता द्वारा सीखी गई भाषा। बच्चा जिस परिवेश में रहता है उसके घर, परिवार और आसपास में जो भाषा बोली जाती है, समझी जाती है तथा समाज में जिस भाषा का व्यवहार होता है सामान्यतः उसे ही मातृभाषा कहते हैं। व्यापक अर्थ में जिस जन्म परिवेश पर हम पैदा हुए हैं, बड़े हुए हैं, इस दौरान जन्म क्षेत्र या जन्म परिवेश में बोली जाने वाली भाषा ही मातृभाषा कहलाती है। रचनात्मक विकास में मातृभाषा का योगदान। तो रचनात्मक विकास का मातृभाषा से अटूट संबंध है, क्योंकि बालक जितनी शीघ्रता से अपनी मातृभाषा में सीख सकता है उतना शीघ्रता से वह अपने देश की भाषा या विदेशी भाषा में नहीं सीख सकता। इसी आधार पर प्राय सभी भाषाविद तथा मनोविज्ञानी यह मानते हैं कि बालक को अपनी मातृभाषा के माध्यम से ही प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इससे उसका रचनात्मक विकास सहजता से हो जाता है। इसलिए नई शिक्षा नीति में विज्ञान और चिकित्सा की शिक्षा भी मातृभाषा में अध्ययन कराने का विकल्प दिया है। मातृभाषा से जो रचनात्मक विकास होता है वह सहज और स्थायी होता है और बिना किसी दबाव में होता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने उचित ही कहा है, निज भाषा उन्नति अहे सब उन्नति को मूल, बिन निज भाषा ज्ञान के सुबत हिये में शूल। मातृभाषा व राष्ट्रभाषा का क्या महत्व है। तो बच्चों हमारे देश की सांस्कृतिक परंपराएं बहुत विकसित है। यहाँ अनेक धर्म, संप्रदाय और जातियों के लोग बिना किसी आपसी भेदभाव के मिलकर निवास करते हैं। उन सब की अपनी भाषाएं और संस्कृतियां हैं। इस आधार पर कहा जा सकता है कि हमारे विशाल देश में अनेक मातृभाषाएं हैं। एक अनुमान के अनुसार हमारे देश में 1500 से अधिक बोलियां एवं मातृभाषाएं हैं। इसी कारण हमारे संविधान में भी 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। ये सभी भाषाएं अपने क्षेत्र विशेष की मातृभाषा तो है ही, इनके क्षेत्र विशेष के जन सहजता से बोलते हैं और बोलने पर गर्व महसूस करते हैं। इसी क्रम में यदि देखा जाए तो हमारे देश में जो भाषा सर्वाधिक व्यवहार में आती है तो वह हिंदी है। हिंदी अधिकांश भारतीयों की मातृभाषा है। इसके साथ ही वह हमारी राष्ट्रभाषा भी है। भारतीय संविधान में उसे राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित किया गया है और समस्त राजकाज हिंदी में ही करने के लिए निर्देशित किया गया है। लेकिन हमारी पनपी गुलामी की मानसिकता के कारण हम अपना कामकाज आज भी अंग्रेजी या दूसरी भाषाओं में करते हैं। शिक्षित होने की शान समझते हैं और हम अपनी राष्ट्रभाषा उपेक्षा करते हैं। इस कारण जो देश की राष्ट्रभाषा को सम्मान मिलना चाहिए वह हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी को अभी तक प्राप्त नहीं हो पाया है। उपसंहार संक्षेप में कहा जा सकता है कि मातृभाषा श्रेष्ठ है, क्योंकि मातृभाषा ही हमें आत्मविश्वासी व योग्य बनाती है, हमें हमारी संस्कृति से जुड़े रखती है, हमारी सांस्कृतिक विरासत को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। हम भारतवासी को अपनी और अपनी देशवासियों की भिन्न भिन्न मातृभाषाओं का पूरा सम्मान करना चाहिए। अगला सवाल है, स्वयं को आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय टोंडला का छात्र, यानी
आपको स्वयं को आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय टूंडला का छात्र चतुर शर्मा मानते हुए अपने प्रधानाचार्य को विद्यालय में बंद सह शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करवाने की व्यवस्था के लिए एक प्रार्थना पत्र लिखना है। अथवा का सवाल है, अजमेर निवासी आलोक की ओर से अपने छोटे भाई विवेक को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर बधाई देनी है। यानी पहले वाले के अंदर आपको आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय टूंडला का छात्र चतुर शर्मा मानते हुए अपने जो प्रधानाचार्य हैं उनको सह शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालन के लिए प्रार्थना पत्र लिखना है। और यहाँ पर एक हमें पत्र भी है जिसमें बोला है कि आप अजमेर के निवासी आलोक को अपने छोटे भाई को राष्ट्रीय प्रतिभा खोज में परीक्षा में उत्तीर्ण होने पर उसको बधाई का एक पत्र लिखना है। देखो, पहला हो जाएगा, सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय आदर्श उच्च माध्यमिक विद्यालय टूंडला, विषय विद्यालय में सह शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन के क्रम में महोदय, निवेदन है कि इस सत्र में हमारे विद्यालय में अधिकतर सह शैक्षणिक गतिविधियां बंद है एवं जो चल रही है उनका संचालन सुचारू रूप से नहीं हो रहा है। इनके संचालन में न तो शिक्षकों का पूरा सहयोग मिल रहा है, न छात्रों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। विभिन्न अंतर कक्षा प्रतियोगिता में खेलकूद आदि का संचालन भी सही ढंग से नहीं हो जा रहा है। इस वर्ष समाज सेवा एवं शैक्षिक भ्रमण का कार्यक्रम एकदम स्थगित सा है। इसे शिक्षांतर ज्ञानवर्धन में गिरावट आ रही है और योग्य छात्रों को असंतोष बढ़ रहा है। अतः प्रार्थना है कि बंद हुए सह शैक्षणिक गतिविधियों को सुचारू रूप से पुनर्प्रारंभ किया जाए। इस संबंध में यथाशीघ्र उचित कार्रवाई कर हमें अनुग्रहित करें। अगला है बच्चों, इसके अंदर हमें लिख देंगे नीचे धन्यवाद और डेट लगा देंगे। इधर प्रार्थी चतुर शर्मा। अथवा का प्रश्न था, अजमेर है और यहाँ पर आप दिनांक लिख देंगे। प्रिय अनुज विवेक, स्नेह आशीष, यह समाचार जानकर अत्यधिक प्रसन्नता हो रही है कि तुम्हारा राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा में चयन हुआ है। तुम्हारी इस सफलता का मेरी ओर से हार्दिक बधाई। तुमने अध्ययन में जो रुचि दिखाई और निरंतर जो परिश्रम किया, यह उसी का शुभ परिणाम है। भविष्य में भी तुम इसी प्रकार परिश्रम करते रहोगे तो तुम्हारा भविष्य अवश्य ही उज्जवल बन जाएगा। तुम्हारी इस सफलता पर हमारे परिवार का गौरव बढ़ा है। वस्तुतः तुम्हारे जैसे प्रभावशाली व्यक्ति से ही परिजनों का सम्मान बढ़ता है। आगे भी हमें यही अभिलाषा रखते हैं। मेरे सभी साथी तुम्हें भी सफलता का बधाई दे रहे हैं। अपना कुशल पत्र शीघ्र भेजना। शेष कुशल। तुम्हारा अग्रज क्या हो जाएगा बच्चों? आलोक। अगला आज का अंतिम सवाल है, आपका मित्र फूलों से बनी माला, गुलदस्ते, हार, मालाएं आदि की बिक्री बढ़ाना चाहता है तो उसकी सहायता के लिए हमें एक क्या लिखना है? विज्ञापन लिखना है। तो देखो, यहाँ पर सुरभि संसार, यहाँ पर सभी प्रकार के ताज़ा एवं रंग बिरंगे फूलों से बने हार, गुलदस्ते एवं ताज़ा फूलों की मालाएं उपलब्ध है। हर समय हर जगह पहुँचने की निःशुल्क व्यवस्था है। मोबाइल नंबर और सुरभि संसार। दूसरा है, स्वास्थ्य विभाग की ओर से डेंगू रोग के नियंत्रण हेतु चेतावनी संबंधी एक हमें विज्ञापन लिखना है। यानी डेंगू के ऊपर हमें एक विज्ञापन लिखना है। तो यहाँ लिखेंगे, डेंगू एक भयानक संक्रामक रोग है। घरों के आसपास गंदा पानी न रुकने दे। मल जल की निकासी की उचित व्यवस्था करें। कूड़ा कचरा के निस्तारण पर ध्यान रखें। मच्छर कदापि न पनपने दें। समीप के अस्पताल में जाकर तुरंत टीका लगवाएं। दूर होगी डेंगू की बीमारी, होगी सबकी भागीदारी। निर्देशक डेंगू उन्मूलन अभियान। तो बच्चों, ये हमारा कक्षा 10 का हिंदी का